फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। और ये खासकर बिहार पुलिस को टारगेट कर बनाया जा रहा है और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं उन सभी का संपूर्ण निचोड़ दिया जाता है, जिससे आपके सवाल में बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त किया जा सके। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। अगर जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। अगर इतनी शिद्दत से करो परिश्रम कि हार भी शर्म से हार जाए मेरे भाइयों। अरे न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। जब आप जीत के लिए निकलवे किए हैं तो आप जीत ही होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए ज्यादा मोटिवेशनल बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि आज हम इस सीरीज में सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ही सवाल आपको कहता है क्या कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो जनगणना है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब समझिए सूची जो है 3 गो है। सूची कितना है, 3 है। कौन कौन सा है, तो पहला है संघ सूची, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। कैसा सूची, समवर्ती सूची। तो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है और राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। और जैसे मैं समवर्ती सूची में आ गया, जनगणना, बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा, ये सब के लिए जरूरी है। तो संघ सूची में केंद्र का, राज्य सूची में राज्य का सरकार का अधिकार होता है और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में क्या करता है, वर्णित करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, जो भारत जो है ये राज्यों का संघ है। भारत क्या चीज का संघ है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद कितना में कहा गया था, अनुच्छेद 1 में बताया जाता है कि भारत जो है वो एक राज्यों का क्या है, संघ है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर देख लेते, क्या है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मछलियों के तेल में विटामिन ए क्या बताया जाता है, देखिएगा। मछलियों के यकृत में, लीवर में जो है, उसके लीवर के तेल में विटामिन डी और विटामिन ए भी पाए जाते हैं। मिस प्रिंटिंग है, मछलियों के यकृत में विटामिन डी भी पाए जाते हैं और विटामिन ए भी पाया जाता है। पूछ देगा यहाँ पे कि विटामिन ए जो है हमारे शरीर में कहाँ पे संचित होता है। तो विटामिन ए जो है हमारे शरीर में यकृत में संचित होता है, लीवर में संचित होता है। कहाँ संचित होता है, लीवर में संचित होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। क्या है, गाजर। और मछलियां का यकृत। मछली जो है ये शीत रक्तीय होता है। मछली कैसा रखती है, शीत रक्तीय है। और मछली की हृदय में 2 कोष्ठ पाया जाता है। कितने कोष्ठ पाया जाता है, 2 कोष्ठ पाया जाता है। मछलियों का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। और मछलियों की सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बताता है कि क्षुद्र ग्रह है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह है ही नहीं। क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रह है ही नहीं। क्षुद्र ग्रह एक पट्टी है जो मंगल, चट्टानों की एक पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया गया। ये देखिए ये है, तो ये मंगल है, इस साइड बृहस्पति है, यही दोनों के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। और ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह किसको बोला गया, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है क्या, तो सबसे सरेस नाम है। क्या नाम है, सेरस नाम है, सेरस। क्या नाम है, सेरस नाम है। तो पूछेगा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो सेरस है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। और यही क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को बांटता है। अब मंगल के साइड जो भी ग्रह आते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और जो बृहस्पति के साइड जो भी ग्रह आते हैं उसे बाह्य ग्रह बोला जाता है।
ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है और बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद ग्रहों से संबंधित को नियम को कौन दिया था? तो ग्रहों से संबंधित नियम दिया था केपलर। कौन दिया था? केपलर। और सूर्य केंद्रित सिद्धांत कौन दिया? तो कोपरनिकस दिया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। और उरी बांध जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उरी बांध ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये उरी बांध और तुलबुल परियोजना जो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर है। और झेलम नदी को वेद में अस्कनी बोला जाता है शायद। झेलम नदी को पुराणों में क्या बोला गया है? अस्कनी बोला गया है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे क्या बोलता है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तब बाबरनामा के लेखक है बाबर। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल नाम है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। और आईने अकबरी के भी लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल और आईने अकबरी के लेखक भी अबुल फजल है। और बाबरनामा के लेखक बाबर है। उसके बाद फिर बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिससे नारी शक्ति को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जा सके और नारी सशक्तिकरण को आगे लाया जा सके, क्योंकि वो भी मर्दों से कम नहीं है। जैसे कि झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, वो ही झांसी वाली रानी थी। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू को जन्म हुआ था, इसीलिए 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है कि प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। देखिए लंबी दूरी का मात्रक कौन है? तो लंबी दूरी का मात्रक होता है कौन? प्रकाश वर्ष। लंबी दूरी का मात्रक कौन होता है? प्रकाश वर्ष होता है। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई, दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। तो देखिए लंबी दूरी का मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष है। लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज करते हैं? तो ये दूरी का मात्रक है। लेकिन बड़ी दूरी का सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो पारसेक है। दूरी का बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है क्या कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी को बोलते हैं 310 केल्विन होना चाहिए। इसी को बोलते हैं 98.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी को बोलते हैं। तो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 98.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और बताइए मनुष्य का है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ मनुष्य जो है 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस सह पा रहा है। ये एक अद्भुत हमारी विज्ञान की दी हुई एक अनमोल सी और प्रकृति की दी हुई एक अनमोल देन है। उसके बाद बताया जाता है आगे का प्रश्न कि अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो देखिए मुगल वंश का जो संस्थापक है, मुगल वंश का जो संस्थापक है वो है बाबर। वो कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। और ये कब किया था? 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। और मुगल वंश का अंतिम सम्राट जो होता है बहादुर शाह जफर होता है। बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी इसे बोला जाता है। और इन्हें शहंशाह ए हिंद कहा गया। इन्हें शहंशाह ए क्या कहा गया? हिंद कहा गया। शहंशाह ए हिंद कहा गया। किन्हें? तब बहादुर शाह जफर को या फिर बहादुर शाह द्वितीय को, जो कि मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। और मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। कब करता है? 1526 में करता है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिया था? भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी देते हैं, कब देते हैं? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को देते हैं। कहां से देते हैं? मुंबई से देते हैं। जैसी ही नारा देते हैं वैसी महात्मा गांधी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो आंदोलन है इसको आगे ले जाने का काम हमारे क्रांतिकारी युवाओं ने किया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन दिया? महात्मा गांधी दिए। कब दिए? 8 अगस्त 1942 को दिए। कहां से दिए? तो मुंबई से दिए थे। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि राशियों की कुल संख्या कितना है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। और नक्षत्रों की कुल संख्या, नक्षत्र नक्षत्र कितना है? तो नक्षत्र 27 है। और अंश कितना है? तो 300 के लगभग आकाश में हमारे अंश पाए जाते हैं। तो राशियों की कुल संख्या 12 है, जैसे में विषण, मेंस, ये सब। अब हमारे राशियों की कुल संख्या कितना है? 12। जैसे मेघ, मीन आता है, बृहस आता है, मिथुन आता है, तो वो सब क्या है? राशियां है। लेकिन नक्षत्र कुल कितना है? 27 नक्षत्र है। उसके बाद एंजाइम मूल रूप से किसका बना है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन जो है हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है, जिससे मांसपेशियां का भी निर्माण होता है। और उत्तक का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। और प्रोटीन का खोज बर्जीलियस करता है, बर्जीलियस करता है, प्रोटीन का खोज बर्जीलियस करता है। और प्रोटीन से ही उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद फिर बोलता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वेनस भी बोला जाता है। और इस शुक्र को भोर का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। किसको? शुक्र को। शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहते हैं। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। और यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। उसके आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या बोलता है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। एकदम था जी। तो उसके बाद पूछ देगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और कब किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना होता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। कौन होता है? बृहद्रथ होता है, जो किसका बेटा था? तो सतधवन का बेटा था। सतधवन, सतधवन का बेटा था। कौन? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, जो सतधवन वंश, सतधवन का बेटा था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, जो 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके आगे बोलता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद कोणार्क मंदिर भी कहाँ है? कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में है। उसके बाद फिर जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? श्री जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? यह चिल्का झील भी कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का पूरा नाम कलिंग हुआ करता था। तो इतना सारा आप बात याद रखिएगा। तो भुवनेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य है, उड़ीसा में। और कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील है, कहाँ है? उड़ीसा में है। और चिल्का झील एशिया का एकमात्र बड़ा झील खारे पानी का और लैगून झील भी है। इतना चीज आप लोग उड़ीसा से संबंधित ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे क्या बोलता है कि मकाऊ की मुद्रा को क्या नाम है? तो मकाऊ की मुद्रा का नाम है पटाका। अब मकाऊ का राजधानी नहीं है, मकाऊ स्वयं में एक राजधानी है। मकाऊ का राजधानी नहीं है, क्योंकि मकाऊ स्वयं में राजधानी है। और मकाऊ की मुद्रा का नाम है पटाका। ठीक है। उसके बाद आगे का सवाल क्या बोलता है कि सिनेमा का आविष्कार कौन किया? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथुआ किया। हम लोग सिनेमा जो है जीन्स पहन के देखते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो हम लोग सिनेमा किसको पहन के देखते हैं? तो जीन्स पहन के देखते हैं। तो सिनेमा के लेखक जीन लुथुआ और निकोलस था। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। कौन है? और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से ही सनलाइट लेकर रात को ज्योति देती है। और ये ठंडा रूप में पाई जाती है। ठीक
ठीक है, और ये चंद्रमा एक स्त्री लिंग है और पृथ्वी एक पुरुष लिंग है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए आज को हम डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।